Hello everyone, I welcome you all again in a new video. In this video, I am talking about Electronics and Communication Engineering ECE branch. तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE ब्रांच में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ECE ब्रांच किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है, किन स्टूडेंट्स को ECE बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और ग्राउंड रियलिटी क्या है जो कॉलेजेस एडमिशन के टाइम कभी नहीं बताते। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं, अगर आपका एडमिशन IIT, NIT या टॉप IIIT में ECE ब्रांच में हो रहा है तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां की फैकल्टी, लैब्स, इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्लेसमेंट्स का लेवल अलग होता है। लेकिन अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ECE करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले ये वीडियो पूरी देखना। ECE ब्रांच एक्चुअली है क्या? नाम सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, कम्युनिकेशन भी। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि इस ब्रांच में टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है, इसलिए जॉब्स भी बहुत होंगी, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। ECE का कोर फील्ड मेनली होता है चिप डिज़ाइनिंग, VLSI डिज़ाइनिंग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, माइक्रो प्रोसेसर एंड एम्बेडेड सिस्टम, सर्किट डिज़ाइन, वायरलेस कम्युनिकेशन, रडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी। सुनने में सब बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन इन फील्ड्स में काम करने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती। सबसे बड़ी रियलिटी ECE इंजीनियरिंग का सबसे डिफ़िकल्ट ब्रांच में से एक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होती है, अगर उसका सब्जेक्ट वाइज करिकुलम देखा जाए, उसका सिलेबस देखा जाए, तो मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वो सभी ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ब्रांच है, क्योंकि इसमें फिज़िक्स और मैथमेटिक्स का बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, कम्युनिकेशन थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड इसी टाइप के सो मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर। यह सब्जेक्ट्स आसान नहीं होते, इसलिए जनरली JEE में अच्छा स्कोर लेने वाला स्टूडेंट ही ECE चूज़ करते हैं। यही से एक प्रॉब्लम शुरू होती है। डिग्री के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब जॉब कहाँ मिलेगी? डिग्री हो गई, इतनी सारी टेक्नोलॉजी लर्न कर ली, बट अगेन क्वेश्चन, डिग्री के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन वही, अब जॉब कहाँ मिलेगी? इतना कुछ लर्न करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने टफ़ एग्ज़ाम्स देने के बाद, यूनिवर्सिटी के इतने टफ़ पेपर अटैम्प्ट करने के बाद। सो यही क्वेश्चन मैक्सिमम ECE स्टूडेंट्स को परेशान करता है। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत लिमिटेड हैं। PSU, ISRO, DRDO, BARC, BEL, ECIL, इन सब ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज बहुत कम होती हैं और कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का होता है। और नेचुरली IIT, NIT और टॉप इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स भी वहीं कॉम्पीट कर रहे होते हैं। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। जहाँ पर आप कंपटीशन के लिए उतरेंगे वहाँ पर ऑलरेडी आपको IIT, NIT वाले भी यहीं पर कंपटीशन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि IIT, NIT वालों को भी उनके कॉलेज की तरफ से वो अचीव नहीं हो पाता है जो उन्हें ECE ब्रांच में अचीव होना चाहिए था, तो वो भी इन्हीं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर इन्हीं के साथ आपको भी ऑल इंडिया लेवल के कंपटीशन में फ़ाइट करना पड़ता है। सो प्राइवेट सेक्टर की रियलिटी क्या है? इंडिया में सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अब डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। फ्यूचर डेफिनेटली बेटर हो सकता है, लेकिन आज की डेट में रियलिटी यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत कॉलेजेस में प्लेसमेंट भी एवरेज होती है और जो कंपनीज आती हैं उनमें भी पैकेजेस या रोल हर कॉलेज में सेम नहीं होता। कई स्टूडेंट्स इवेंचुअली सॉफ्टवेयर जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ECE सिलेबस में प्रोग्रामिंग का एक्सपोजर उतना डीप नहीं होता है जितना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या IT में होता है। रिज़ल्ट, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का इंटरव्यूज़ में एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग अलग से सीखनी पड़ती है, DSA अलग से, डेवलपमेंट अलग से, इंटर्नशिप अलग से, यानी डिग्री के साथ एक और कैरियर बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि कॉलेज क्या सिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आप कॉलेज के भरोसे ही ले रहे हो क्योंकि अभी आपने 12th क्लास की है, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमें कॉलेज सिखा देगा। सो
बात करते हैं कॉलेज क्या सिखाता है। यह पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन रियलिटी भी है इसके अंदर। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस सिमिलर होते हैं। कई कॉलेजेस में प्रैक्टिकल लर्निंग लिमिटेड होती है। एम्बेडेड सिस्टम के नाम पर अर्डिनो और रेस्पबेरी पाई के बेसिक प्रोजेक्ट्स करा दिए जाते हैं। चैट जीपीटी या गिटहब से कोड कॉपी करके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट जैसे कि पीसीबी डिज़ाइनिंग, एफपीजीए, एडवांस्ड वीएलएसआई, आरटीएल डिज़ाइन, वेरिफिकेशन, यह सब कॉलेज लेवल पर रेयरली प्रॉपरली सिखाया जाता है। मतलब बहुत कम चांसेस है कि आपको इन टेक्नोलॉजीज़ को बहुत डीप में कोई वहाँ पर सिखाने वाला है। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद इंडस्ट्री रेडी बनना मुश्किल हो जाता है। नाम के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ा तो दिए जाते हैं, लेकिन इनसे आपने क्या नॉलेज ली, क्या लर्न करके, वो आपको लर्निंग मिल ही नहीं पाती। और अब बात करें कि इस ब्रांच में सबसे टफ कंपटीशन होता है। ईसी का क्राउड जनरली इंटेलिजेंट भी होता है। इसी इंटेलिजेंट क्राउड के साथ आप compete करते हैं। जहाँ पर भी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ईसी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर उन सभी को काउंट किया जाए तो जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स हाई कट ऑफ पर एडमिशन लेते हैं और ऑलमोस्ट काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। और यही इंटेलिजेंट क्राउड आपस में जब डिग्री कंप्लीट करता है तो compete करता है गेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के लिए, पीएसयू, इसरो, डीआरडी, डिफेंस एग्ज़ाम्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। यानी कंपटीशन भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स के साथ होता है। इसी वजह से सिलेक्शन और डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो कोर ब्रांचेस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल है, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिकल भी एक बेटर चॉइस हो सकती है। अगर कंपैरिजन करके देखें तो बहुत स्टूडेंट्स यह कंपैरिजन पूछते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्सेस ईसी दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स है तो कई डिपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एलिजिबिलिटी मिल जाती है। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल के बच्चे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में डिग्री करी है उनको ईसी ब्रांच में अलाउ कर देते हैं। जैसे बीएसएनएल हो गया, और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल को ईसी के साथ अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल की जॉब्स निकलती हैं, वहाँ पर वह सिर्फ इलेक्ट्रिकल के बच्चों को ही अलाउ करते हैं। वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो आपको ये भी एक दोहरी प्रॉब्लम हो जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने के बाद आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वहाँ पर जो जॉब लगती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, वो जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन पर लगती है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं रह पाते हैं। डिपार्टमेंट में अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जॉब निकलती है इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, लेकिन वो ना के बराबर होती है। जिसमें पीएलसी, स्काडा, इंस्ट्रूमेंटेशन के इंजीनियर्स की जॉब निकलती है, वो दो चार वैकेंसी निकलती हैं। बट इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी बल्क में वैकेंसी निकलती है। अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल की बल्क वैकेंसी निकलती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर की बात करें तो वहाँ पर भी बल्क में वैकेंसीज निकलती हैं। जॉब नहीं लग रही है तो थक हार कर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो टीचिंग में हाथ आजमा लिया जाए। कई स्टूडेंट सोचते हैं तब तक जॉब नहीं लग रही है तो पार्ट टाइम कर यहाँ पर देख लें, प्लेसमेंट नहीं हुआ तो टीचिंग कर लेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह भी है कि कई डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज में ईसी की डिमांड पहले के कंपैरिजन में कम हुई है। एडमिशन कम हुए हैं तो फैकल्टी रिक्वायरमेंट भी वहाँ पर रिड्यूस होती जा रही है। और जब फैकल्टी रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस होती जा रही है तो वहाँ पर भी गिनती के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वहाँ पर जॉब आप कर भी लेते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी को बहुत प्रेशर में रहकर जॉब करना पड़ता है। जो पीयर प्रेशर रहता है वो झेलना पड़ता है कि मान लो कि इनको कोई नया बंदा मिल गया तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, और वो बंदा डर में ही रहता है कि फिर अगली जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इसी का बंदा डर के साथ भी फिर जॉब करके कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है। और वहीं कोर ब्रांचेस के जो रहते हैं उनको पता है कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, बस हम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर टीचिंग जॉब कर रहे हैं, तो वो एकदम फ्री माइंड होकर प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है। और वहीं ईसी का जो कैंडिडेट है वो अगर कहीं प्राइवेट जॉब भी करता है, उसको पता है कि उसकी जॉब जाने के चांसेस हो सकते हैं, और दूसरे कैंडिडेट तो उसी के लिए जो भी कॉलेज का मैनेजमेंट है या फिर प्राइवेट जॉब का मैनेजमेंट है वो उसको प्रेशर में लाकर उससे
एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर ज़्यादा काम लेता रहता है, वो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो अब हम क्या बात करें, क्या ईसीई का फ्यूचर बिल्कुल ख़त्म हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह कहना भी गलत होगा। सेमीकंडक्टर मिशन, चिप मैन्युफैक्चरिंग, एआई हार्डवेयर, 5G, 6G, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी इंडस्ट्री, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में बढ़ सकती हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, आपको एवरेज स्टूडेंट बन के नहीं चलना पड़ेगा, आपको जेन्युइनली एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो यही बात है कि मैंने बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत टफ होती है और अपने यहाँ पर इतना ज़्यादा स्कोप अभी इतना डेवलप हुआ ही नहीं है। अभी जस्ट स्टार्टिंग है, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग और इन सब की स्टार्टिंग है और पता नहीं कि यहाँ पर किस लेवल पर चीज़ें डेवलप हो पाएंगी। बट अभी जेन्युइनली बात करें तो ये जो सेक्टर हैं इतने अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं, जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर्स हैं, और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ही डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो पुराने लोग जो इंजीनियरिंग करे थे उन्होंने भी यही सोच के किया था कि हाँ अब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर, लेकिन आज तक भी कोई खास अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलप नहीं हो पाई हैं। तो बात कर लेते हैं किन स्टूडेंट्स को ईसी लेनी चाहिए। उनको ही लें जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स में जेन्युइन इंटरेस्ट हो, और ये मान के चलें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिक्स और मैथ्स का इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको जेन्युइन इंटरेस्ट हो तब इस ब्रांच में लें। तो फिजिक्स और मैथ्स आपकी पसंद हो, कोडिंग भी साथ में सीखने का माइंडसेट हो, आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग में भी अपनी कमांड शुरू से ही करके चलनी पड़ेगी। उसके अलावा गेट, हायर स्टडीज़, रिसर्च या VLSI का क्लियर रोड मैप हो, अगर ये जो इसके फील्ड हैं उसका क्लियर रोड मैप हो, या फिर आपको IIT, NIT या स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट वाला इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा हो तो आप इजीली ईसीई चूज़ कर सकते हैं। और किन स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, किन को नहीं लेनी चाहिए, अगर आप सिर्फ यह सोचकर ईसीई ले रहे हैं कि इसकी कट ऑफ हाई जाती है तो ये अच्छी ब्रांच होगी, इसमें बहुत कुछ रीजंस होंगे, अच्छा प्लेसमेंट लगता होगा, या नाम अच्छा लग रहा है, या कट ऑफ जा रही है, या फिर इस नाम में वज़न है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नाम में वज़न है, या किसी ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूचर है, तो पहले दोबारा सोचिए। अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद स्टेबल जॉब चाहते हैं तो CSE, IT या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर ब्रांच के अंदर भी अगर आप मेहनत करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच, कोर ब्रांचेस की, सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर आपकी जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में लग जाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में लगने वाली जॉब के अंदर पावर भी रहती है और पैसा भी रहता है। और वहीं अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, आज की डेट में CSE, IT वालों को भी जो कॉलेज से, इन कॉलेजेस से जो मिल रहा है, जो ये कॉलेज हैं, तो अभी मैंने आपको प्लेसमेंट मेड इन पैकेज का जो शेयर किया था वो 6-7 लाख के पैकेज की रेंज में मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप कोर ब्रांच में मेहनत कर अगर आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के अंदर अगर आप मेहनत कर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट एक्वायर कर लेते हैं तो आपका वहाँ पर भी अच्छा स्कोप रह सकता है। बट ये डिपेंड करता है, क्योंकि धीरे धीरे एक और प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जॉब्स तो ख़त्म होती जा रही हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब रिड्यूस होती जाएंगी तो इलेक्ट्रिकल, सिविल का स्कोप भी एकदम डाउन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल ये टोटली गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट हैं। प्राइवेट में इनका भी कोई स्कोप नहीं है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल का स्कोप ना के बराबर है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कोर ब्रांच लेने से पहले। अगर आपको ऐसा लगता है कंपटीशन फाइट कर सकते हो इन फ्यूचर, आप उतने स्टूडियस रहे हो और आप कंपटीशन फाइट करने में बिलीव करते हो, तब तो कोर ब्रांच ले सकते हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल आप ले सकते हो। तो आपको 4 साल बाद अपना फ्यूचर दिख सकता है उसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में। और ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट सेक्टर में कम सीट्स होती हैं, कंपटीशन इनमें भी ज़्यादा रहेगा। अगर आप मेहनत करके फ़ाइट करना में बिलीव रखते हो तो ले लेना। वहीं CSE कंप्यूटर फील्ड का ये स्कोप है कि उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच है उसके अंदर ना तो हम CSE फील्ड के रह पाते, ना फिर हम कोर फील्ड के रह पाते। और प्राइवेट सेक्टर में जो जनरली जो जॉब लगती हैं वो भी प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फील्ड की या डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं लगती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ जॉब ही वहाँ पर लगती हैं। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यही है, ये मेरे पर्सपेक्टिव से है। मैं यहाँ पर किसी ब्रांच को कम या ज़्यादा करके नहीं आंक रहा, हर ब्रांच में सक्सेसफुल लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि CS में ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं। तो हर ब्रांच में सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एवरेज स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में EC स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलना
डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपके पास क्लियर रोड मैप है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है और आप 4 साल कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं तो ईसीई एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अगर रोड मैप ही क्लियर नहीं है तो सिर्फ कट ऑफ या नाम देखकर एडमिशन मत लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको एक प्रैक्टिकल गाइडेंस देने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर करिए जो ईसीई लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। कैरियर का डिसीज़न 4 साल का नहीं, पूरी लाइफ का होता है, इसलिए सोच समझकर डिसीज़न लीजिए। देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।